हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे समाज में जो लड़के हैं उनके पास शादी के लिए ऑप्शंस की कमी है, जिसके चलते वे किस तरीके से एक गलत लड़की के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। आज हम पूरी तरीके से लड़कों की समस्या पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उनको शादी के लड़की नहीं मिल रही है, जिसके चलते उसको लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब दोस्तों चलिए इस ऑप्शंस की कमी को एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाता हूं मैं। दोस्तों मान लीजिए कि आपको खाने के लिए केवल बड़े बड़े और मीठे संतरे पसंद है, आपको खट्टे संतरे बिल्कुल पसंद है ही नहीं। लेकिन आपके सामने परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है कि आपको संतरे खाने ही खाने हैं, आप संतरे के बिना रह नहीं सकते और आप केवल मीठे संतरे पसंद करते हैं। और यहाँ आपके पास खट्टे संतरे नहीं बल्कि उससे भी गैर बीते कड़वे और कसैले संतरे आपके पास ऑप्शंस के रूप में अवेलेबल हो रहे हैं। आप भर भर के मेहनत करके तलाश कर रहे हो, यहाँ वहाँ तलाश कर रहे हो कि कहाँ से मुझे मीठे संतरे मिलेंगे, लेकिन आपको मीठे संतरे मिल ही नहीं रहे हैं। तो मजबूरी में आकर आपको कड़वे और कसैले संतरे लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आपके साथ ये भी हो रहा है कि आपके पास अगर आपको मीठा संतरा चाहिए तो शुरुआत में एक बात बता तो दिया ना, ऑप्शंस अवेलेबल है ही नहीं, कहीं मिल नहीं रहा है, और कहीं मिल रहा है तो भी वो बहुत महंगा पड़ रहा है, जिसके चलते आप मीठे संतरे अफोर्ड कर ही नहीं सकते। दोस्तों सेम यही कंडीशन लड़कियों के मामले में भी लड़कों के साथ हमारे समाज में हो रहा है। दोस्तों हमारे समाज में भी लड़कों को कुछ स्पेशल लड़कियों का रिक्वायरमेंट है, लेकिन जैसा उनको चाहिए वैसा उनको मिल ही नहीं रहा है। तो हो ही रहा है कि लड़के अपने पोजीशन से नीचे उतर कर शादी करने के लिए मजबूर हुए जा रहे हैं। जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा लिखा लड़का है और जो अपने धंधे में भी कुछ अच्छे पोजीशन में पहुंच चुका है, ठीक है, और कुछ अच्छा कमा लेता है, वो भी बेरोजगार लड़की से शादी करने के लिए मजबूर है, और पढ़ा लिखा आदमी भी कम पढ़े लिखे लड़की से शादी करने के लिए मजबूर है। दोस्तों जो रिलेशनशिप काउंसलर होते हैं वे यूट्यूब में या फिर आपके आमने सामने भी इस बात की जानकारी आपको देते हैं कि आपको किस प्रकार की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए और किस प्रकार की लड़की को आपको शादी के लिए रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन चूंकि आपके पास लड़कियों के रूप में ऑप्शंस की कमी है, इसलिए आपको जो मिल रहा है आप उससे काम चला रहे हैं। दोस्तों कभी ऐसा होता कि आपके पास लड़कियों का इतना सारा 100-200 लड़कियों का बायोडाटा का भंडार पड़ा होता और सभी 100-200 लड़कियां आपसे शादी के लिए रेडी होती, तब वहां आप रिलेशनशिप काउंसलर के अनुसार छांटते कि इस बायोडाटा को रिजेक्ट करो, इस बायोडाटा को रिजेक्ट करो, जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं है, जैसा हमको चाहिए वो ये बायोडाटा है। उस कंडीशन में दोस्तों आप छांटते, लेकिन चूंकि आपके पास ऑप्शंस की कमी है और रिलेशनशिप काउंसलर आपको बता रहा है कि इस टाइप की लड़की से शादी मत करो, आपकी जिंदगी में दुख और तकलीफ आके रहेगा, फिर भी आप शादी के लिए मजबूर हो, आप मेरे सब्सक्राइबर मजबूर हो, क्योंकि आपको कोई मिल ही नहीं रहा है। दोस्तों जब भी
आप अपने शादी की लड़की देखें, ठीक है, तो जब आप अपने शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं या फिर फ्यूचर लाइफ पार्टनर का कहीं किसी परिवार में बातचीत के द्वारा प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आप एक बेसिक चीज तो देख के ही चलिए। बेसिक चीज आपको देखना ही चाहिए। वो बेसिक चीज ये है कि क्या आप अपने शादी के मामले में अपने पिताजी की बराबरी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लड़कों को अपने पिताजी के बराबरी करने से मेरा सलाह ये है कि आप ये चेक कीजिए कि आपके पिताजी को आपकी माँ के रूप में जितनी खूबसूरत, जितनी ब्यूटीफुल लड़की मिली थी, क्या उतनी ब्यूटीफुल लड़की आपको मिल रही है। आपके पिताजी को आपके माँ के रूप में जितनी पढ़ी लिखी लड़की मिली थी, क्या आपको उस टाइप की लड़की मिल रही है। आपके पिताजी को आपके माँ के परिवार से जितना भारी भरकम दहेज मिला था, क्या आपको आपके शादी में उतना भारी भरकम दहेज मिल रहा है। दोस्तों, ये सब पॉइंट आप अपने पिताजी से तुलना करते हुए अपने खुद के ऊपर अप्लाई कीजिए। अगर आपको आपके पिताजी के बराबरी की कोई लड़की नहीं मिल रही है, तो फिर याद रखिए, आपको तो आपके पिताजी से भी आगे जाना चाहिए, लेकिन आप अपने पिताजी के भी बराबरी नहीं कर पा रहे हो। मतलब कि जैसे मान के चलता हूँ, आपके पिताजी और आपकी मम्मी के एज में 5 साल का डिफरेंस है और आपको परफेक्ट आपकी बराबरी की लड़की मिल रही है। मान लो आप 30 के हैं तो आपको 30 की ही लड़की मिल रही है, या फिर 31-32 की लड़की से शादी करने के लिए आप मजबूर हो रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि किसी भी कंडीशन से आप अपने पिताजी से आंख मिलाने के काबिल नहीं हो रहे हो। आपको शादी तभी करनी चाहिए जब आपको आपके पिताजी के समकक्ष शादी के लिए कोई लड़की मिले, या फिर अपने पिताजी से कुछ अच्छे पोजीशन में कोई लड़की मिले, ठीक है, तभी आप शादी के लिए रेडी हुई। आप लड़कों को ये बात मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लड़के मेरे सामने ये बोल के शादी का बहाना कर रहे हो कि सर जी, गंदे नाले का पानी गले की प्यास बुझा नहीं सकता, तो क्या हुआ, कहीं लगा हुआ भीषण आग तो बुझा ही सकता है ना। अगर आप ये सोच के कोई बहुत गलत लड़की या कोई आपके तुलना में बहुत निचले स्तर की लड़की से आप शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो याद रखिए, आप अपने बदन की आग बुझाने के लिए शादी कर रहे हैं ना। आपके बदन की आग कभी नहीं बुझने वाली है। जो आप सोच के चल रहे हैं वो कभी नहीं होने वाला है। आपके सोच के अनुसार आपकी इस प्रकार की प्रवृत्ति आपको बहुत सारे अफसोस और चिड़चिड़ापन के गर्त में आपको डालेगी, और इसके अलावा बहुत सारे मुसीबत भी आपके जीवन में आके रहेगी। दोस्तों, याद रखिए, कोई लड़की दिखने में कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी बुरी हो, वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम डालेगी, तो एक प्रकार से डालेगी। मान के चलते हैं कि आप गुड लुकिंग हो, वेरी हैंडसम, वेरी फेयर हो, तो फिर ऐसा मत सोचिए कि आपके बराबरी की लड़की ही आपको कोर्ट में घसीटेगी। जो मैरिटल डिस्प्यूट होता है ना, कोर्ट कचहरी का मैटर होता है ना, उसमें बदसूरत से बदसूरत लड़की भी आपको कोर्ट में घसीटेगी, और खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी आपको कोर्ट में घसीटेगी, ठीक है। अगर मान के चलता हूँ कि आपको आपकी इच्छा के अनुसार बहुत खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल लड़की मिली होती, और उसके चलते आपको मैरिटल डिस्प्यूट होता, कोर्ट कचहरी का कोई समस्या होता, आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का वो प्रॉब्लम डालती, तो आपको उतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस आप अपने लाइफ में एक बदसूरत लड़की को लाकर उसके साथ कोर्ट कचहरी के फाइट करोगे, तो जो अफसोस होगा वो अफसोस भयंकर होगा, अति तरीके से होगा। शादी के 1 महीने बाद ही आपको भयंकर तरीके से
अफसोस होना चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन फ्लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको शारीरिक संबंध बनाने का मन कर रहा है। याद रखिए दोस्तों, ज़्यादा दिन तक ये मन नहीं करने वाला है। कोई बदसूरत लड़की जिससे आप शादी किए रहोगे, उसके साथ आपको तो 1 महीने के अंदर ही तकलीफ होना चालू हो जाएगा। अफसोस करना चालू कर दोगे कि मैं किससे शादी कर लिया, ठीक है। और जो खूबसूरत लड़की भी जिससे आप शादी किए रहोगे, वो भी आपके कोई काम नहीं आने वाली है। उससे भी आप 6 महीना में बोर हो जाओगे और किसी नई लड़की की तलाश करना चालू कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो डार्विन का आपने इवोल्यूशन का थ्योरी पढ़ा है ना, डार्विन का सिद्धांत, इवोल्यूशन का सिद्धांत, उसके तहत पॉलीगेमी नेचुरल है, ठीक है। जो आप शादी में बंध के रहना चाहते हो, किसी एक के प्रति वफादार बन के रहना चाहते हो, ये ऐसा प्रकृति में कहीं पाया ही नहीं जाता। प्रकृति अपने जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश करती है, तो आप भी मानव प्रजाति से हैं, तो आपका भी प्राकृतिक नेचर कहीं जाने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, जो एक महिला होती है 9 महीने में केवल एक ही बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन आप एक पुरुष हैं, आप 9 महीने में एक नहीं, बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक रूप से एवोल्यूशन ने आपके जीन में इस प्रकार की मेमोरी डाल के रखी है कि आप किसी एक से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, आप ये सोच के मान के चलता हूं कि शादी के लिए रेडी हो रहे हो कि अरे यार, कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम बिस्तर पे मेरी जरूरतें तो पूरी होगी ना। ये सोच के आप शादी कर रहे हैं, तो इसमें भी आप बहुत बड़े गलत फहमी में जी रहे हैं। दोस्तों, बिस्तर पे आप अपनी जरूरतें पूरी करने की सोच रहे हैं, और मान के चलता हूं कि आपकी वाइफ आपको बिस्तर में टच करने की परमिशन तो दे देती है, लेकिन आपके साथ किसी भी प्रकार का रोमांस या फिर फोरप्ले कर ही नहीं रही है, तो बिस्तर में आपको किस प्रकार का शारीरिक संबंध का आनंद आने वाला है? बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वाइफ बिस्तर में कपड़े उतार कर चुपचाप लेट जाती है और अपने हस्बैंड को बोलते हैं जो कुछ करना है करो, और ज़्यादा कुछ अपने हस्बैंड के साथ सहयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे कंडीशन आपके साथ हुआ तो किस प्रकार से आपको शारीरिक संबंध का आनंद आएगा? कदापि नहीं आ सकता। बहुत सारे दोस्तों मैं ऐसे जानता हूं कि जो ऐसे होते हैं कि जिनको गंदी बात सुनकर, लड़की के मुंह से गंदी बात सुनकर फील पैदा होती है, आनंद आती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको किस से आनंद आते हैं। अब ये संभव है कि आपकी वाइफ को किस करना सही तरीके से आता ही ना हो, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों ऐसे होते हैं कि जिसको उनकी वाइफ उनकी बॉडी को सही तरीके से टच करे, सही तरीके से गले मिले, तो उनको आनंद आता है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जब तक उनको ओरल ना मिले, ओरल परफॉर्मेंस, समझ रहे हो ना, तब तक आनंद आता ही नहीं है। अब मान के चलता हूं कि आपकी जो भी होने वाली वाइफ रहेगी, वो आपके साथ ओरल परफॉर्मेंस कर ही नहीं रही है, किसी भी प्रकार का रोमांस का काम कर ही नहीं रही है, किसिंग का काम कर ही नहीं रही है, ओनली शारीरिक संबंध बनाने के काम के तहत चुपचाप बिस्तर पे लेट चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या ये फील नहीं होगा, जो सोच के मैं शादी किया था मेरी वही इच्छा पूरी नहीं हुई? तो सोचे किस लेवल का चिड़चिड़ापन उस समय आपके सामने होगा। सोच रहे हो दोस्तों ना कि आपके पास ऑप्शंस की कमी है, तो आपका आगे आने वाला फ्यूचर किस प्रकार से अंधकार में बीतने वाला है। दोस्तों, ध्यान से सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, और जो अपना वर्तमान मुसीबत है कि आपको लग रहा है मेरे पास ऑप्शंस की कमी है, मैं क्या करूं, मुझे सूझ नहीं रहा है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको इस मुसीबत से आगे बढ़ने का उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, आज का दिया हुआ ज्ञान आपको कैसा लगा? सही लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।